तो चलिए आज बात करते हैं ट्रंप के उस एक भाषण की जिसका असर आप कह सकते हैं लहरों की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। यूं तो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन उनका संदेश अमेरिका से कहीं ज्यादा बाकी दुनिया के लिए था। शुरुआत ही इस ड्रामेटिक बयान से करते हैं। इस एक लाइन ने ही आने वाले समय के गंभीर इरादों और आक्रामक तेवर को एकदम साफ कर दिया था। देखिए, माहौल तो पहले से ही काफी तनावपूर्ण था। लड़ाई को 33 दिन बीत चुके थे और ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से ठीक पहले पूरी दुनिया मानो किसी बड़ी घोषणा की आशंका में अपनी सांसें थामे बैठी थी। और दिलचस्प बात यह है कि भाषण शुरू होने से भी पहले दुनिया भर के नेताओं को ये अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे थे, वो बाकायदा तैयारी कर रहे थे। जरा देखिए कि दुनिया भर में किस तरह की हलचल मची हुई थी। ट्रंप की कुछ कहने से पहले ही भारत ने सुरक्षा मामलों पर अपनी कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की बैठक बुला ली। उधर ऑस्ट्रेलिया ने पहले से ही कुछ आर्थिक उपायों की घोषणा कर दी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी अपने देश के लिए एक प्लान लॉन्च कर दिया। मतलब साफ था, सबको अंदाजा था कि आने वाला तूफान बड़ा है। तो उस भाषण का सबसे पहला और सबसे तेज असर कहाँ हुआ, चलिए देखते हैं कैसे इस भाषण ने तेल की कीमतों से लेकर दुनिया भर के शेयर बाजारों तक में एक झटके की लहर दौड़ा दी। और बाजारों में खलबली मचाने के लिए बस यही एक लाइन काफी थी। ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि यह संघर्ष अभी रुकने वाला नहीं है, और बस इसी घोषणा ने पूरी वित्तीय उथल-पुथल को जन्म दे दिया। यहाँ असर बिल्कुल साफ और सीधा देखा जा सकता है। भाषण के फौरन बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट की आशंका से तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। चीन से लेकर भारत तक शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ गए। भारत का सेंसेक्स तो खुलते ही 412 पॉइंट गिर गया। अब आते हैं दूसरे असर पर। ट्रंप ने जो भाषा इस्तेमाल की, पाषाण युग में भेजने की धमकी, इसका असल में मतलब क्या था और इसके ऐतिहासिक और सैन्य मायने क्या थे? पाषाण युग यानी स्टोन एज। सोचिए, ये मानव विकास का वो सबसे शुरुआती दौर था जब इंसान पत्थरों से औजार बनाता था। आज जब हम सब गगनचुंबी इमारतों और इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, तब किसी देश को उस दौर में वापस भेजने की बात करना असल में पूरी तरह से तबाही का संकेत देता है। ट्रंप ने इस 32 दिन के संघर्ष को सही ठहराने के लिए इतिहास का सहारा लिया। उन्होंने पहले विश्व युद्ध से लेकर वियतनाम युद्ध तक का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ने तो सालों तक युद्ध लड़े हैं, ये 32 दिन तो कुछ भी नहीं है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। आलोचकों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या ट्रंप की नीतियां ईरान को पीछे धकेल रही हैं या फिर अनजाने में पूरी दुनिया को ही उस तरफ ले जा रही हैं। देखिए, आलोचकों का तर्क क्या था। उनका कहना था कि ट्रंप के एक्शन से पहले न तो ईरान हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा था और न ही वो इतनी तेजी से परमाणु क्षमता बना रहा था। ऊपर से दुनिया में महंगाई भी बढ़ने लगी। तो सवाल तो बनता है कि पाषाण युग की तरफ आखिर बढ़ कौन रहा है। भाषण की तीसरी लहर थी डिप्लोमैटिक, जिसने अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को, चाहे वो खाड़ी देश हों या नाटो के सदस्य, सभी को एक मुश्किल में डाल दिया। इस स्लाइड में जो विरोधाभास है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ ट्रंप ने खाड़ी के अपने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने साफ कह दिया कि देश अपने जहाज़ों और तेल की सुरक्षा खुद करें, अमेरिका अब मदद नहीं करेगा। कथनी और कर्मी का ये फर्क बहुत बड़ा था। और जो पारंपरिक यूरोपीय सहयोगी हैं, उनके साथ तनाव तो इस एक बयान से ही जाहिर हो जाता है। नाटो को कागज के शेर कहना इस पूरे गठबंधन के प्रति उनके रवैये को साफ दिखाता है। और बात सिर्फ नीतियों तक ही सीमित नहीं थी। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन जैसे बड़े नेताओं का व्यक्तिगत रूप से मजाक भी उड़ाया। ये दिखाता है कि कूटनीतिक मर्यादाएं कैसे टूट रही थीं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम भाषण के तत्काल सैन्य परिणामों और ट्रंप की लंबी रणनीति पर उठ रहे सवालों पर एक नज़र डालेंगे। भाषण खत्म होते ही जमीन पर कार्रवाई शुरू हो गई। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में एक मिसाइल बेस पर हमला किया और इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से अबू धाबी पर जवाबी हमलों की खबरें आने लगीं। शब्दों का असर गोलियों की आवाज में बदल चुका था। ये आलोचना सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से भी हो रही थी। विपक्षी नेताओं और पत्रकारों ने इसे बिना किसी स्पष्ट प्लान के एक गैर जिम्मेदाराना कदम बताया। उनका कहना था कि ट्रंप जो करने निकले थे उसका ठीक उल्टा हो रहा था।
जानी मानी पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने तो ट्रंप के इस पूरे अप्रोच को बिना रणनीति का युद्ध और अंधा रोष यानी ब्लाइंड फ्यूरी कहकर इसकी कड़ी आलोचना की। पत्रिका ने इस मशहूर कहावत का इस्तेमाल करते हुए इशारा किया कि चीन जैसे वैश्विक प्रतिद्वंदी शायद चुपचाप अमेरिका की इन गलतियों से फायदा उठा रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है, इस पूरी बिसात पर असली दुश्मन कौन है और रणनीतिक गलती आखिरकार कौन रहा है? इस पर सोचना तो बनता है।